हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। तो उसके दूसरे पार्ट में हम जो है यहाँ रोमन साम्राज्य के प्रशासन और उसकी सेना के बारे में सचित्र, सरल, संपूर्ण और सारगर्भित जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम रोमन साम्राज्य के विस्तार की यानी कि एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर की करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस नक्शे के अंदर रोमन साम्राज्य को दिखाया गया है। तो इसमें पाठ का नाम जो है वो सार्थक भी होता है, जो कहा गया है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीप जो हैं जिनमें ये साम्राज्य फैला हुआ था, तो उस समय की जो ज्ञात दुनिया थी उसमें 3 ही महाद्वीप जो है जो लोगों की जानकारी में थे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये बाद में खोजे गए थे। तो इसीलिए जो ज्ञात महाद्वीप उस समय थे, अंटार्कटिका वगैरह को छोड़ के, इन सबको छोड़ के जो 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप ही उस समय ज्ञात थे, और वो महाद्वीप जो हैं थे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो ये इन तीनों महाद्वीपों में ये फैला हुआ था। पहले आप देख रहे हैं कि रोमन साम्राज्य के बीच ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है, और इसमें आपके पश्चिम में स्पेन से लेके पूर्व में ये सीरिया तक फैला हुआ है, और इसी तरह से यहाँ उत्तर में जो है यूरोप के अधिकांश भाग में, जो जर्मनी को छोड़ के जो मेन यूरोप, उसके अधिकांश भाग का अधिकार था। और दक्षिण में जो हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप, उसके उत्तरी पट्टी जो समुद्र के किनारे की उत्तरी पट्टी है, इसके ऊपर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। तो इस तरह से ये यूरोप, एशिया के इस अर्धचंद्राकार क्षेत्र, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ था और आधे चांद की तरह की आकृति का है, तो अर्धचंद्राकार, और उर्वर का मतलब है उपजाऊ क्षेत्र में ये इसका अधिकार था। और यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका के ऊपर जो है इसका अधिकार रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साम्राज्य जो है वो 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। अब जो है रोमन इतिहास को जानने के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ रोमन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो रोमन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें पहला स्रोत जो है पाठ्य सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल, और दूसरा है प्रालेख या दस्तावेज यानी कि डीड और डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा जो है वो है भौतिक अवशेष यानी कि फिजिकल रिमेन्स। तो यहाँ पर जो है हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे, यानी कि पाठ्य सामग्री, प्रालेख, दस्तावेज की और भौतिक अवशेषों की। तो सबसे पहले पाठ्य सामग्री की बात करते हैं। तो पाठ्य सामग्री के अंदर यानी कि स्टडी मटेरियल में क्या आता था, तो यहाँ जो है वर्ष वृत्तांत यानी कि ईयर बुक और एनल्स आते थे, जो कि वह हर वर्ष जो है लिखे जाते थे और वर्ष भर की घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता था। तो और दूसरे जो हैं पत्र यानी कि लेटर हैं, जो कि लोगों द्वारा या प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, राजाओं आदि द्वारा लिखे जाते थे। वो पत्र भी वहाँ के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इसी तरह से व्याख्यान यानी कि लेक्चर इतिहास के स्रोत रहे हैं, और प्रवचन भी जो है इनके बारे में जानकारी देते हैं। और कानून जो है समय समय पर जो कानून बनाए गए और लिखित कानून भी थे, तो वो जो है इतिहास को जानने के स्रोत रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को जानने के। अब प्रलेख और दस्तावेजों की बात करते हैं, यानी कि डीड और डॉक्यूमेंट्स की, जो लिखित रूप में मिले हैं वो जो है हमारे पास इस प्रकार के हैं कि इसमें जो है पहला जो है पत्थर पर उत्कीर्ण अभिलेख, जैसे भारत के अंदर अशोक ने जो है और अन्य सम्राटों ने भी, अशोक ने परंपरा चालू की थी मेन रूप से पत्थरों पर अभिलेख लिखवाने की, तो उसी तरह से यूरोप में भी जो है या रोमन साम्राज्य में भी पत्थरों पर जो है सम्राटों द्वारा जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, वो वहाँ के समय को जानने के, इतिहास को जानने के, इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं। इसके अलावा जो है
पेपायरस आदि पेड़ों के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों को पढ़कर भी वहाँ के इतिहास को जाना जा सकता है। अब ये पेपायरस के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ किस प्रकार की थी, तो उनमें पहले जो हैं संविदा पत्र यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच में किए जाते थे। इसी तरह से दूसरा जो है वो होते थे लेख यानी कि आर्टिकल्स, और तीसरे होते थे संवाद पत्र यानी कि कन्वर्सेशन लेटर जो आपस में बातचीत के लिए लिखे जाते थे, और चौथे जो हैं वो होते थे सरकारी दस्तावेज। तो अगर ये पूछा जाए कि पेपायरस के पेड़ पर कि पत्तों पर जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो किस प्रकार की थी, तो उसका जवाब है संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज। अब जो है भौतिक अवशेषों की बात करते हैं, तो भौतिक अवशेष जो हैं उनके लिए हम देखते हैं कि वहाँ की जो इमारतें यानी कि बिल्डिंगें अलग अलग समय में जो बनाई गई हैं उनके अवशेष आदि जो है उनकी जानकारी देते हैं, वहाँ के इतिहास के स्रोत हैं। और इसके अलावा किसी की जन्म मृत्यु या अन्य समयों में बनाए गए स्मारक आदि जो हैं वो भी जो है समाधि स्थल वगैरह होते हैं, वो सब स्मारक मेमोरियल जो हैं इनकी जानकारी देते हैं रोमन इतिहास की। और साथ ही साथ जो अन्य संरचनाएं बनाई गई जैसे स्टेडियम आदि, महल वगैरह और अन्य जो चीज़ें हैं, इमारतें जो किसी मंदिर आदि, किसी चर्च वगैरह के उस समय बनाए गए, वो भी वहाँ के इतिहास के स्रोत रहे हैं। और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन यानी कि क्ले पॉट्स इतिहास की जानकारी वहाँ की सामाजिक और व्यवस्था आदि को जानने के लिए, वहाँ के लोगों के रहन सहन को जानने में मदद करते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न शासन के समयों में अलग अलग तरह के जो सिक्के जारी किए गए, कॉइन्स जारी किए गए, वो भी जो है इतिहास को जानने के स्रोत रहे हैं। इसी प्रकार से पच्चीकारी का सामान जो है वो भी जो है इतिहास को जानकारी का एक स्रोत है। और जो है संपूर्ण भूदृश्य यानी कि फुल लैंडस्केप, ये भी जो है इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो संपूर्ण भूदृश्य का मतलब होता है कि ऊंचाई से लिए गए चित्र आदि, जैसे कि सैटेलाइट से लिए गए चित्र होते हैं, तो वहाँ के भूदशा को, यहाँ के ज़मीन की और वहाँ की इमारतों आदि की, वहाँ की जो सिचुएशन है उसको जानने के स्रोत हैं, तो वो भी इतिहास को जानने में मदद करते हैं। अब जो है हम पेपायरस कागज़ के बात करते हैं, तो ये किस प्रकार बनाया जाता था। तो जब पेपायरस जो है एक प्रकार का सरकंडे के जैसा पेड़ होता था जिसके अंदर लंबी लंबी जो है इस तरह से शाखाएं बांस की तरह होती थी, और ये जो है चित्र में उसकी पेपायरस के टहनियों की लकड़ी दिखाई गई है जिस पर से छिलका जो है उसका कवर जो है उतार लिया गया है। अब इन जो पेड़ ये पेपायरस की ये जो टुकड़े हैं इनसे जो है इस प्रकार से छील कर जो है पतली पतली पट्टिकाएँ बनाई जाती थी, और उनको जो है सुखाकर इस प्रकार की पट्टियों में बदल दिया जाता था, और उनके ऊपर फिर बाद में लेखन कार्य किए जाते थे। अब जो है पेपायरस के निर्माण विधि की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए ये पेपायरस का पेड़ है और उसको जो है काटा जा रहा है, फिर उसके बाद इसकी शाखाओं को पतली पतली पट्टियों में काटा जाता है, और फिर इस तरह से पट्टियों को रख कर एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से चटाई जैसी रचनाएं बनाई जाती हैं, और फिर उन्हें गीला करके कूटा जाता है। तो ये जो है फिर जब एक जैसी हो जाती हैं तो इस तरह से ये पेपायरस के जो है कागज़ की तरह बन जाती हैं जिनके ऊपर जो है लेखन कार्य किया जाता था। उम्मीद है आप पेपायरस से कागज़ बनाने की पांडुलिपियों के लिए किस तरह से वो बनाए जाते थे उस निर्माण विधि को समझ गए होंगे। अब जो है दो महान साम्राज्यों की बात करते हैं। पर्शियन साम्राज्य जो था उसकी बात अगर नहीं करते हैं तो रोमन साम्राज्य की बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि पर्शियन साम्राज्य जो था, पर्शियन एम्पायर जो था, उसने रोमन साम्राज्य के ऊपर बहुत प्रभाव डाला, और ये दोनों साम्राज्य आपस में सत्ता के लिए और वो जो है अलग अलग स्थानों पर नियंत्रण के लिए आपस में टकराते रहे। और रोमन साम्राज्य के पतन का कारणों में एक मुख्य कारण जो है पर्शियन एम्पायर का यानी कि ईरानी साम्राज्य का आगे बढ़ना भी था, और उसके द्वारा भूक्षेत्रों पर अधिकार करना भी था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पर्पल कलर से जो है रोमन साम्राज्य को दिखाया गया है, और पीले रंग से जो है यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य को यानी कि ईरानी साम्राज्य को दिखाया गया है। और इन दोनों साम्राज्यों को अलग करने वाला जो भाग है वो फरात नदी और उसके किनारे की एक पतली
पट्टी होती थी। तो ये एक पतली पट्टी और जो फरात नदी के साथ साथ भूमि की थी, वो इनको दोनों महान साम्राज्यों को अलग करती थी। ईसा मसीह के जन्म से 630 ईस्वी तक, यानी कि ईसा के जन्म के बाद से 630 वर्ष तक जो है अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में दोनों साम्राज्य जो हैं वो प्रतिद्वंदी रहे। प्रतिद्वंदी का मतलब है वो आपस में टकराते रहे उन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए, और दोनों साम्राज्यों को फरात नदी के साथ की पतली पट्टी जो है वो अलग करती थी। अब जो है रोमन साम्राज्य के हृदय की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि रोमन साम्राज्य जो है स्पेन से लेके सीरिया तक फैला हुआ था, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उत्तर में देखते हैं कि ये जो है राइन नदी और डैन्यूब नदी जो है इसकी सीमा रेखाएं निर्धारित करती थीं, और इधर जो है काला सागर भी इसके लिए एक सीमा का कार्य करता था। और यहाँ पर पश्चिम में स्पेन से लेके ये पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। ये जो है अर्धचंद्राकार जो पट्टी है एशिया की, इसके ऊपर जो है इनका रोमन साम्राज्य का अधिकार था। और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग जो है ये इसके नियंत्रण क्षेत्र में आता था, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम जो है वो भूमध्य सागर करता है। तो ये भूमध्य सागर ही इस रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता है। तो इसी को हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर कहते हैं। तो अब रोमन साम्राज्य के हृदय की बात करें तो ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में ये क्वेश्चन आता है अक्सर, तो वो जो है भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता है। अब जो है 500 BC में ईरानी साम्राज्य का आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। यहाँ की ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व जो है ये बिफोर क्राइस्ट जो ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व का ये जो है ईरानी साम्राज्य का चित्र है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये साम्राज्य जो है वो आपका मेडिटेरियन सी को यानी कि भूमध्य सागर के काफ़ी इधर तक आ चुका है, और इसने जो है काफ़ी बड़े अफ्रीका के कुछ भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया, और ये मिस्र वगैरह भी इसके अधिकार क्षेत्र में चला गया था। तो इस तरह से पर्शियन साम्राज्य का आगे बढ़ना जो है वो रोमन साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण रहा। और ये 3री शताब्दी का संकट भी इसी समय में आया, जो रोमन इतिहास में एक युगांतरकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इससे 3री शताब्दी के संकट के मूल भाग से और उससे पहले का समय मिलाकर पूर्ववर्ती साम्राज्य कहलाता है। और फिर इस 3री शताब्दी के संकट के मेन भाग के बाद वाला समय जो है वो परवर्ती साम्राज्य कहलाता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, पूर्व मैंने पहले, और परवर्ती का मतलब बाद वाला। तो ये जो है रोमन साम्राज्य आप देख रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे गॉलिक साम्राज्य का मतलब है वहाँ उस समय का जर्मन जो है उसे गॉल प्रदेश कहते थे। तो ये गॉलिक साम्राज्य भी इधर था, लेकिन इसके साथ रोमन साम्राज्य का इतना टकराव नहीं रहा जितना कि जो है इसका ईरानी साम्राज्य के साथ रहा था। अब आगे जो है हम इन दोनों साम्राज्यों की प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 250 ईसा पूर्व से लेके 224 ईस्वी तक का समय जो है, यानी कि लगभग 450 वर्ष का समय जो है, उस समय में पर्शियन साम्राज्य जो है इस तरह के भूभाग पे स्थित था। और ये जो है जो आपको दिखाया गया है ग्रे कलर से, ये रोमन साम्राज्य है, और इनके बीच में एक बफर जोन है। ये बफर जोन जो है दोनों साम्राज्यों को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे पहले पार्ट में जो आपने पढ़ा था, मेसोपोटामिया का हिस्सा है यानी कि इराक का हिस्सा है, और इधर जो है सीरिया, टर्की वगैरह के हिस्से जो थे इस भाग में हैं। तो ये जो बफर जोन जो है ये दोनों साम्राज्यों को अलग करता था। लेकिन जब पर्शिया ने मेसोपोटामिया पे अधिकार कर लिया तो उसके बाद जो है ये दोनों जो है साम्राज्य एक दूसरे के नज़दीक आ गए, और इनमें जो है ईरानी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ साथ जो है ये इसके लिए रोमन साम्राज्य के लिए खतरा बन गया।
और पर्शिया का प्रभाव जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा। और पर्शिया का प्रभाव बढ़ना जो है वो रोमन साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हुआ। तो यहाँ इस नक्शे में देख रहे हैं कि आप पर्शियन साम्राज्य जो है पहले काफ़ी सीमित क्षेत्र में था, और यहाँ पर जो है ये बेबीलोनिया यानी कि मेसोपोटामिया के का हिस्सा है, जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, और इधर आप जो है रोमन साम्राज्य है। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस भाग पे अधिकार किया, उसके बाद जो है इसका रोमन साम्राज्य से टकराव शुरू हो गया। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है ये बेबीलोनिया पर भी अधिकार कर लिया। हरा रंग जो है इधर की तरफ को बढ़ गया, और ये सीरिया वगैरह जो है आप देख रहे हैं, इसके साथ यूरोप के भी अधिकांश भागों पर, और अफ्रीका में ये इजिप्ट यानी कि मिस्र के ऊपर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो रोमन क्षेत्रों का अधिग्रहण करना जो है ईरानी साम्राज्य ने शुरू कर दिया, जिससे कि ये जो है ग्रीस तक, या देखें यानी कि ग्रीस यानी कि यूनान तक जो है, मैकेडोनिया जहाँ का सिकंदर था वहाँ तक जो है ये साम्राज्य फैल गया। अब जो है दोनों साम्राज्यों में अंतर की बात करते हैं कि दोनों साम्राज्यों में क्या अंतर थे। तो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर का जो है एक बड़ा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है। तो उसके लिए जो है आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेकर अपने उत्तर की तैयारी कर सकते हैं। तो रोमन साम्राज्य जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण था, क्योंकि एक बड़े भूभाग में फैला हुआ था और वहाँ पे अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे। लेकिन ईरानी साम्राज्य जो था वो उसमें एक ही संस्कृति के लोग थे, और वो ईरानी लोग थे। और यहाँ जो है दूसरा जो इनमें अंतर है वो ये है कि साम्राज्य में जो है कई राजवंश हुए, और अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय में वहाँ के सत्ता का उपभोग किया, और सत्ता के केंद्र भी बदलते रहे। कभी सत्ता का केंद्र जो है इटली होता था, तो कभी वो बदलकर यूनान चला जाता था। इस तरह से अलग अलग तरह के जो है सत्ता के केंद्र बनते गए। और प्रारंभ में जो है से यहाँ पर ईरान में पारथियाई साम्राज्य था, और उसके बाद ससानी राजवंश का शासन हुआ। इस तरह से जो दोनों राजवंश थे वो ईरानी ही थे, यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि दोनों जो महान राजवंश ईरानी साम्राज्य में हुए हैं वो क्योंकि ईरान के लोकल ही थे, स्थानीय ही थे, और इसीलिए सत्ता के केंद्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और तीसरा जो इनमें रोमन साम्राज्य में और ईरानी साम्राज्य में अंतर है कि रोमन साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोग जो हैं वो रहते थे, और वो लोग जो हैं आपस में सरकार द्वारा साझी प्रणाली द्वारा जुड़े होते थे, यानी कि वो उनकी संस्कृति अलग थी, क्षेत्र उनके रहन सहन अलग था, लेकिन सरकार जो है अलग अलग तरह के कानून बनाकर एक साझी प्रणाली के द्वारा उनको एक साझी भाषा, एक साझी संस्कृति के बनाने की कोशिश की जाती थी। जैसे भारत जैसे विशाल देश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक विविधता है, लेकिन एक केंद्रीय सत्ता जो है उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो ये ही इसी तरह से जो है रोमन साम्राज्य को भी सरकार द्वारा एक साझी प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन ईरान के लोग जो है वो एक ही संस्कृति के थे, ईरानी संस्कृति के, इसीलिए सरकार को इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते थे। और चौथा जो है कि साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। तो साम्राज्य के पश्चिम में मुख्यतः लातिनी और पूर्वी भाग में यूनानी भाषा लिखी और बोली जाती थी। तो दो ही भाषाएं थी। इनके पहले पार्ट में भी हमने पढ़ा है कि जो पूर्वी भाग है वहाँ पे यूनानियों का अधिकार लंबे समय तक रहा सिकंदर की वजह से, तो इसलिए वहाँ पे यूनानी भाषा जो है वो बोली लिखी जाती थी, राजकाज की भाषा थी। इसी तरह पश्चिमी भाग में जो है लैटिन भाषा यानी कि लातिनी भाषा जो है उनकी मुख्य भाषा रही है, जबकि ईरानी साम्राज्य की मुख्य भाषा जो है वो फारसी यानी कि पर्शियन ही रही है। अब सेना की बात करते हैं तो पांचवा जो पॉइंट है वो है ये सैनिक जो हैं वो वेतनभोगी थे, यानी कि उनको कार्य करने के बदले, सेना में सेवा करने के बदले में वेतन दिया जाता था, यानी कि वो एक पेशेवर सैनिक थे। और लेकिन ईरान के अंदर ऐसा नहीं था। वहाँ की सेना में ज़बरदस्ती जो है जैसे बंधुआ मजदूरों से काम करवाया जाता है, उसी तरह से वहाँ पर जो है सेना में कुछ वर्गों और समूहों से जो है ज़बरदस्ती सैनिक सेवा ली जाती
होती थी, यानी कि सैनिक सेवा उनके लिए अनिवार्य होती थी। तो ये 5 मुख्य अंतर जो है रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में थे। अब रोमन गणराज्य की बात करते हैं, यानी कि रोमन रिपब्लिक की। तो रोमन रिपब्लिक जो है वो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक, यानी कि 509 BCE से 27 BCE तक ये साम्राज्य जो है गणतंत्र रहा। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति जो है वो साम्राज्य का प्रमुख था, लेकिन वो अपने आप में उसके अंदर सत्ता का केंद्र मुख्य तो था, लेकिन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण उसका नहीं होता था, बल्कि सत्ता जो है, वास्तविक सत्ता जो है वो सीनेट नामक निकाय में ही निहित थी और असली सत्ता का उपभोग सीनेट किया करती थी। तो इसको सीनेट जो है ये क्या थी, ये अभिजात वर्ग, यानी कि वहाँ का जो एलिट वर्ग था, रिच लोग थे, धनवान लोग थे, उनका एक समूह था। तो ये वहाँ के धनवान और प्रतिष्ठित लोगों द्वारा बनाए इसके मेंबर होते थे और वही सत्ता पे नियंत्रण रखते थे। तो सीनेट की सदस्यता जो होती थी वो जीवन भर चलती थी, यानी कि ये जैसे भारत में चुनाव होते हैं 5 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है, ऐसा नहीं है। वो एक बार सीनेट का सदस्य होने पर आजीवन जो है उसका मेंबर रहता था और सीनेट का सदस्य बनने के लिए जन्म की अपेक्षा धन प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण थी, यानी कि सीनेटर का पद जो है वंशानुगत नहीं था। तो इसके अलावा अगर कोई नया धनवान व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में उभर कर आता था तो उसे भी सीनेट की सदस्यता प्रदान की जाती थी। और 27वीं ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, ये जूलियस सीजर जो महान सम्राट हुए हैं रोमन, जिनके नाम पर अंग्रेजी कैलेंडर में जुलाई का महीना चलता है, उनके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए पुत्र और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उनका तख्ता पलट दिया और ऑगस्टस के नाम से जो है वो रोमन सम्राट बना। तो ये ऑगस्टस भी एक महान सम्राट हुए हैं जिनके नाम कैलेंडर में अगस्त का महीना होता है। तो अब इसी ऑगस्टस ने प्रेसिपेट की स्थापना की, इसमें रोमन सम्राट जो है सत्ता का केंद्र बन गया और उसके द्वारा जो है जो कार्य किए जाते थे वो ये था कि ऑगस्टस ने सैन्य कमांडरों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लिया और वो सेना प्रमुख का नियुक्ति वो करता था। और इसके साथ ही जो क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था तो वहाँ पे अलग अलग भागों में शासन करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति भी रोमन सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके अलावा जो है वहाँ के ऑगस्टस जो है अलग अलग विभागों का प्रशासन चलाने के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति भी किया करता था। और चौथा जो है कि सीनेट जो वहाँ की सबसे प्रभावशाली संस्था थी, जो वरिष्ठों की सभा थी, उसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी रोमन सम्राट ने अपने पास रख लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सेना और अपने प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी और सीनेट जो कि बहुत शक्तिशाली थी, उन सबके अधिकार जो है रोमन सम्राट ने अपने पास ले लिए। इस वजह से रोमन सम्राट का पद जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया। तो प्रिसिपेट के आने के बाद गणराज्य समाप्त हो गया और रोमन सम्राट जो है वो सत्ता के केंद्र में आ गया। और यहाँ जो है एक बात और है कि राज्यपाल और जो ऑगस्टस के प्रबंधक जो थे वो जो पद हैं वो इंटरचेंजेबल थे, यानी कि राज्यपाल को प्रबंधक और प्रबंधक को राज्यपाल बनाया जा सकता था, क्योंकि दोनों जो हैं आपस में इनको पदों को बदल दिया जाता था, क्योंकि दोनों ही प्रशासनिक पद थे। अब ऑगस्टस के सैन्य कमांडर जो हैं वो उनकी बात करें कि वो अपने नीचे जो है सैन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते थे कि सैनिक कमांडर एक पूरे इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण अकेला नहीं रख पाता था, तो उसके नीचे जो है उसके सैन्य प्रतिनिधि होते थे अलग अलग भागों में। और वो सैन्य प्रतिनिधि जो है आगे अपने ट्रिब्यून सेना को, यानी कि जो स्थानीय सेना होती थी उसको सेना की नियुक्ति उसके नीचे होती थी। और कप्तानों की नियुक्ति, सेना के कप्तानों की नियुक्ति भी इन सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा की जाती थी। लेकिन ये नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा भी कप्तान की जा सकती थी, क्योंकि राज्यपाल के अधीन भी कुछ सेना होती थी। तो इस तरह से कप्तानों की नियुक्ति राज्यपाल और सैन्य प्रतिनिधि दोनों के द्वारा की जा सकती थी। अब जो है आगे देखते हैं कि सीनेट क्या कार्य करती थी। तो सीनेट के 3 प्रकार के कार्य थे। पहला कार्य था प्रशासन का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, और दूसरा जो है
वो प्रबंधन का कार्य था, तो प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट का, और तीसरा जो कार्य था न्याय व्यवस्था का यानी कि न्यायाधीश होते थे। तो सीनेट में प्रशासक, प्रबंधक और न्यायाधीश, ये तीन जो हैं विशिष्ट लोग विशिष्ट कार्यों के लिए होते थे। अब जो है यहाँ के सैन्य संगठन की बात करते हैं, तो यहाँ चित्र में एक रोमन सैनिक को दिखाया गया है कि उसके हाथ में ये भाला और यहाँ पर ये ढाल है। इसके अलावा यहाँ कमर में इसके तलवार बंधी गई है और ये जो है जिरे बख्तर है, यहाँ उसकी हेलमेट दिखाई गई है। इस तरह से जो है इसकी वेशभूषा को दिखाया गया है, पैरों में इसके सैंडल हैं। तो यहाँ जो है ये सैनिक की वेशभूषा के बाद यहाँ के सैन्य संगठन की जब हम बात करते हैं, तो सेना जो है वो सम्राट और सीनेट के बाद जो है तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी। और ये सेना जो है एक व्यवसायी सेना थी और प्रत्येक सैनिक को कार्य करने के बदले में वेतन दिया जाता था। तो यानी कि एक तरह से ये प्रोफेशनल आर्मी थी। और सैनिक जो है उसका सेवा काल जो है वो न्यूनतम 25 वर्ष का होता था, यानी कि सेना में भर्ती हो जाने के बाद अपनी मर्जी से ही सैनिक वेतन के लिए जो है सेना में भर्ती होते थे, लेकिन उनको इसके लिए 25 वर्ष जो है सेना में कार्य करना पड़ता था। और चौथी शताब्दी में जो है रोमन साम्राज्य के अंदर 6 लाख सैनिक थे, यानी कि इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक विशाल सेना जो है रखी जाती थी, जो इस रोमन साम्राज्य को शक्ति प्रदान करती थी। और सेना को जो है ये हमेशा जो है प्रसन्न नहीं रहती थी, तो ये बेहतर सेवा शर्तों और वेतन के लिए जो है समय समय पर आंदोलन किया करती थी। और ये सैनिक आंदोलन और जो है विद्रोहों में भी बदल जाते थे। तो जब ये सेना जो है सेनापति या सम्राट से निराश हो जाती थी, वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाते थे, तो ये सैनिक आंदोलन जो है सैनिक विद्रोहों में बदल जाते थे और सैनिक जो है आपस में ही मारकाट मचा देते थे अपने विरोधियों के साथ। तो इसमें जो है रोमन सेना की ये खराब तस्वीर पेश करने का एक पीछे जो हाथ रहा है वो ऐसे इतिहासकारों का रहा है जो कि सीनेट के समर्थक थे, क्योंकि ज़्यादातर लेखन कार्य जो है सीनेट और के सदस्यों द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा किया जाता था। इसीलिए उन्होंने सेना की ऐसी खराब तस्वीर जो है वो पेश की ताकि सेना को बदनाम किया जा सके। उसका कारण ये है कि सीनेट जो है वो सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी, और क्योंकि वो जो है प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, यानी कि जब भी इनमें विद्रोह होता था तो हिंसक रूप धारण कर लेता था। और तीसरी शताब्दी के संकट की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सेना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सैनिक खर्चे बढ़ गए, तो उनको जो है उनके ऊपर भारी कर लगाने पड़ते थे। तो इन भारी करों की वजह से भी प्रशासन जो है सीनेट जो है वो परेशान रहती थी और जनता के अंदर वो अलोकप्रिय हो रही थी। तो रोमन साम्राज्य के 3 बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं जो बिग प्लेयर्स ऑफ रोमन एम्पायर। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि रोमन साम्राज्य के 3 बड़े खिलाड़ी कौन थे। तो पहला जो है वो सम्राट होता था, और दूसरा जो खिलाड़ी थे वो अभिजात वर्ग एलीट यानी कि एरिस्टोक्रेसी यानी कि सीनेट के सदस्य होते थे, और तीसरा जो है सेना यानी कि आर्मी होती थी। तो ये जो है सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना नियंत्रण रख पाता है, या जो सम्राट सेना को अपने काबू में रखता था, उसको एकजुट रखता था, वो सम्राट जो है सफल रहता था और उसका समय जो है शांतिपूर्ण बीतता था। लेकिन जो प्रशासक जो है सेना को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता था, तो सेना विभाजित हो जाती थी और गृह युद्ध का कारण बन जाता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपने जो इसके लिए कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और मेरा ये निवेदन है कि अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।